तो वेलकम दोस्तों फिर से और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं एक्सरसाइज 9A को कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि P जो है एक पॉइंट है, बाइसेक्टर एंगल ABC का बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। तो चलो एंगल ABC बना लेते हैं। सपोज दिस इज एंगल ABC, ठीक है। ये जो एंगल है इसे मान लेते हैं एंगल ABC है, ठीक है। इसका बाइसेक्टर बोला, इसका बाइसेक्टर जाके एक पॉइंट P में जाके मीट करता है, मीन्स इस पॉइंट P पे जाके मीट करता है, ठीक है। करने के बाद अभी हमें प्रूव करना है। अच्छा, ऑल्सो गिवन है इफ द लाइन थ्रू P, अभी P से एक लाइन है तो P से एक लाइन करेंगे। P से थ्रू P मीन्स P को आर पार करके एक लाइन जाएगा, ठीक है, which will meet BC। तो BC को मीट करेगा एक लाइन, ठीक है ऐसा। तो BC को मीट करा है पॉइंट Q में, ठीक है। और ये भी गिवन है कि BQ के साथ अच्छा BA इज पैरेलल टू PQ। तो PQ के साथ ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, क्योंकि बोला P से एक लाइन जाएगा जो BC को मीट करेगा, ठीक है। लाइन आर्म BC को मीट करेगा पॉइंट C में, जो पैरेलल होगा BA के साथ, ठीक है। तो पैरेलल हो चुका है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था कि पैरेलल है, तो गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन BA पैरेलल टू PQ एंड BP ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और एक ये ट्रांसवर्सल है BP, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। कैसे इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखो, चलो इसका नाम ले लेते हैं इस एंगल का, एंगल 1। तो ये एंगल 1, इसको नाम देते हैं एंगल 2, इसको नाम देते हैं एंगल 3, ठीक है। और एक बात क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एंगल ABC इज़ बाइसेक्टेड, देयरफॉर एंगल ABC को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल ABP विल बी इक्वल टू एंगल PBQ। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ से देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अभी ऑल्सो न लिखकर सिंस BA is parallel to PQ and BP is the transversal, therefore ये दो लाइंस जो है पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। therefore एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1। रीज़न होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल इसको ना लिखकर इसको कैंसिल करो। इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो और इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में मिला कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो एंगल 1 इसके साथ भी इक्वल है, एंगल 1 इसके साथ भी इक्वल है, मतलब क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे एक दूसरे के साथ। तो हो गया। नाउ ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के ये दो एंगल्स इक्वल होने से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाता है। कैसे? तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो लिखो इन ट्राइंगल BQP एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर
बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, इसका होगा साइड्स इक्वल टू साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये प्रूफ हो चुका है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है कि एक इमेज जो है वो फॉर्म हुआ है, और इसका मैं डायग्राम भी मैं बना के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, तो डायग्राम जो है इसमें बोला है जो LM है वो एक प्लेन मिरर है, ये L है, ये M है, और ये 90 डिग्री का होता है। इसके बाद ये जाके यहाँ पर, और ये जाएगा यहाँ पर, और सब कुछ ठीक है। तो ये है डॉटेड लाइंस में, क्योंकि ये जो है ये है रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओरिजिनल रे, वर्चुअल रे। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है नॉर्मल, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें बोलने वाली कुछ चीज़ है नहीं, ये तो आपको पता होगा। और ये है T, ये है A, ये है B, ये है D, तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक इमेज फॉर्म्ड, एक इमेज को, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट A, मतलब जो A है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का जो लाइट का जो रे है वो यहाँ पर जाता है, जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, और मिरर के पीछे जाके हमें वो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है, ठीक है। ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जेक्ट, मतलब ये आँखें हैं, B मतलब आँखें हैं यहाँ पर, और A मतलब वो ऑब्जेक्ट है, और ये वाला जो रे है जो कि है A, अच्छा इसका और एक लेवलिंग करना भूल गया, AC, जो AC है वो है इंसिडेंट रे, और जो CD है वो है रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों जो एंगल बनाते हैं, नॉर्मल जो है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मैं बता देता हूँ। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मल के इस साइड जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे से, वो नॉर्मल के इस साइड जो रिफ्लेक्टेड रे से एंगल बनता है उसके साथ इक्वल होता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए बोला है कि या ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस अभी इतना जितना है, मतलब सपोज़ यहाँ से इसका डिस्टेंस है x, हमें ये भी प्रूफ करना है कि ऑब्जर्वर से मिरर का डिस्टेंस भी उतना ही होगा x, ये भी x, ठीक है। ये प्रूफ करना है, मतलब क्या, हमें ये साइड और इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 को करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अच्छा हमें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, AT इज इक्वल टू BT, ये हमें प्रूफ करना है, मीन्स दिस एंड दिस साइड्स आर इक्वल, ओके। तो फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने लाइट चैप्टर में क्लास 8 में ये पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज इंसिडेंट रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence is equal to angle of reflection,
एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। दैट इज़ आई इज इक्वल टू आर। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो चुका है, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी जो है वो सी एन के साथ पैरेलल है। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पैरेलल है। ठीक है, कैसे पैरेलल है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड पैरेलल कैसे? क्योंकि जो मिरर है वो पैरेलल रखा गया है ऑब्जेक्ट के सामने। यहाँ पर ऑब्जर्वर, यहाँ पर है ऑब्जर्वर और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। इनका पैरेलल रखा गया है। पैरेलल होने से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो चुका है। लेकिन सॉरी मैं ये होगा, सी एन ये होगा और ए बी ये होगा। इसके साथ ये पैरेलल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो ये लाइन ए बी के साथ सी एन जो है पैरेलल है और जो बी डी है ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो लिखो लिखो ए बी पैरेलल टू सी एन एंड बी सी ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ से हमें एंगल ए बी सी जो है वो एंगल डी सी एन के साथ इक्वल, हाँ डी सी एन के साथ इक्वल होगा। एक्चुअली इसको बी सी ना देखे बी डी दे दो, बी डी ट्रांसवर्सल। देखो कैसे क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो लाइन है ए बी और ये लाइन है सी एन। ठीक है, इसमें हमारा ट्रांसवर्सल जो है वो है ये बी डी। ओके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो which is equal to R, which is equal to reason is corresponding angles। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसके बाद AT के साथ भी CN जो है वो पैरेलल है। ठीक है ना? AB के साथ तो पैरेलल है, तो AB के साथ पैरेलल हुआ मतलब कि AT के साथ या फिर BT के साथ भी पैरेलल होगा। तो AT के साथ अभी CN पैरेलल है, अभी AC जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? I होगा। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखो AT इज़ पैरेलल टू CN एंड AC ट्रांसवर्सल। ठीक है ना? तो यहाँ से हमें एंगल TAC इज इक्वल टू एंगल ACN। ठीक है, which इज इक्वल टू I। इसका रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया प्रूफ। लेकिन हमें पता है कि I के साथ R इक्वल है, मतलब क्या होगा? which इज इक्वल टू R, सिंस I इज इक्वल टू R। ठीक है, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCN, which is equal to angle TAC, which is equal to angle ACN, which is equal to R। मीन्स ये वाला एंगल भी R हो गया, ये वाला एंगल भी R हो गया। ठीक है, तो अभी ये वाला जो है 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। अब in triangle BTC and triangle ATC, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में
और इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास है एंगल TBC इज इक्वल टू एंगल TAC विच इज इक्वल टू R, प्रूफ्ड अबव। इसके बाद TC कॉमन साइड, TC जो है वो कॉमन साइड है। कैसे? इस वाले ट्राइंगल में भी TC आता है और इस वाले ट्राइंगल में भी TC आता है, ठीक है। सो TC कॉमन साइड। अभी मैंने तो उसको डायरेक्ट 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको उसको प्रूफ करना है कैसे कि क्योंकि नॉर्मल जो है 90 डिग्री बनाता है एक मिरर के ऊपर इमेजिनरी लाइन, तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन्स तो पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कब प्लस करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। कैसे? को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल से सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री ऑलरेडी है तो ये वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको प्रूफ कर लो। तो ये हो जाएगा एंगल ATC इज इक्वल टू एंगल BTC विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं। तो देयरफॉर बाय ASA ट्राइंगल BCT is congruent to triangle ACT, ठीक है। हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है। तो क्या करेंगे, हम इस वाले साइड को इस वाले साइड को CPCD से इक्वल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर बाय CPCD AT इज इक्वल टू BT। तो हैंस क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था कि द इमेज is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. In front of the mirror, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ना क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा सा लिखने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर एक रिवर है, यहाँ पर भी एक रिवर है, सॉरी ये है एक रिवर, ठीक है। और ये दोनों लाइन एकदम स्ट्रेट्स हैं। अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के साथ इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से यहाँ का 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री तो हो नहीं पा रहा मेरे हाथ से। ओके, तो दिस इज़ ए रिवर। तो ये है ABOMN। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग इट। बोला है कि एक बंदा या फिर एक बंदी कैसे बता सकता है कि इस रिवर का ब्रेथ कितना है, मतलब चौड़ाई कितना है। लेंथ तो है ये, तो ब्रेथ होगा ये। इसका ब्रेथ हमें निकालना है विदाउट क्रॉसिंग इट। इसे क्रॉस किए बिना हमें इसका ब्रेथ बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। क्या लिखोगे,
लिखोगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रिवर बी ए बी, ठीक है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रिवर बी ए बी, लेट द ब्रेथ ऑफ द रिवर बी ए बी, ठीक है। चलो मान लेते हैं ए बी जो है उस रिवर का ब्रेथ है। नाउ वी हैव टू मार्क ए पॉइंट, आई हैव मार्क्ड ए पॉइंट M on the bank of the river, on the bank of the river at which B is situated. मतलब हमने क्या किया कि एक पॉइंट M हमने ड्रॉ किया, मतलब एक पॉइंट हमने मार्क किया बैंक ऑफ द रिवर मीन्स नदी के किनारे इस वाली जगह पर जो B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। इसके बाद लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ BM। O को मान लेते हैं कि ये BM का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BM। इस वाले BM का मिड पॉइंट है, मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट होने से OB इज इक्वल टू OM। तो लिख दो यहाँ पर ही देयरफॉर OB इज इक्वल टू OM। इसके बाद फ्रॉम M moved along MN perpendicular to BM to a point N। मतलब हमने क्या किया कि M से हमने 90 डिग्री चल के गए, जाने के बाद हमने एक पॉइंट मार्क किया N, ताकि जो AON है, सॉरी AO पॉइंट A पॉइंट O पॉइंट N एक स्ट्रेट लाइन बने, एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। सच दैट A, O, N are in the same straight line, ठीक है। इसके बाद तो हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस भी ठीक है, ओके। तो इन ट्राइंगल ABO, एंड ट्राइंगल NMO हमारे पास क्या क्या है, OB के साथ OM इक्वल है, हमने वो बहुत पहले प्रूफ करके रखा है। फिर एंगल AOB के साथ एंगल NOM जो है वो इक्वल है। कैसे देखो, एंगल AOB मीन्स दिस एंगल एंड एंगल MON मीन्स दिस एंगल, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, दिस टू स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कैसे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक है एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OMN which is equal to 90 degree, since MN is perpendicular to BM and AB is perpendicular to BM, ठीक है। ये है इसका रीज़न। तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं, तो हमें भी इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय AAS ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MNO। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अच्छा
अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैंने साइन दे के रखा है ऑलरेडी, तो इसके साथ इसको इक्वल प्रूफ करेंगे CPCT से। देयरफॉर बाय CPCT MN इज इक्वल टू AB और AB इज इक्वल टू MN, तो hence MN is the required breadth of the river। ठीक है, मतलब अगर हम M से N का जो डिस्टेंस होगा वही होगा A to B का डिस्टेंस, मीन्स ब्रेथ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 25? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो अच्छा एंगल ABC का राइट एंगल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि प्रूफ करना है, मतलब क्या ऑलरेडी राइट एंगल है, इसको भी प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ऐसा बनाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC नाम दे देते हैं ABC। इसमें बोला है जो D है वो मिड पॉइंट है AC का, तो चलो मान लेते हैं जो पॉइंट D है वो है AC का मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या, AD के साथ DC इक्वल, लिखो गिवन D is the midpoint of AC। ठीक है, therefore AD is equal to DC। now ये भी गिवन है कि BD जो है वो हाफ ऑफ AC है। जो BD है मीन्स वी हैव टू जॉइन BD को जॉइन किया। ऑल्सो गिवन BD इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट BD is equal to half of AC and AD is equal to CD which is equal to half of AC। तो देखो जो AD है और जो DC है वो दोनों ही क्या है, AC का हाफ है। पूरे AC का AD जो है वो हाफ है, और जो DC है वो भी हाफ है। ठीक है, तो लिखो ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो यहाँ से AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD। ऐसा कैसे, देखो इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। क्या बोला है कि यहाँ पर जो है AD के साथ BC इक्वल है, और हमें पता है कि जो AD है वो AC का हाफ है और जो DC है वो भी AC का हाफ है। इसका मतलब क्या, ये जो AD और DC है वो BD के साथ इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि BD का वैल्यू भी हाफ ऑफ AC है। ठीक है ना, तो तीनों के तीनों इक्वल हो चुके हैं। तो इसको लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इट इम्प्लाइसेस कि AD के साथ जो BD है वो इक्वल है, साथ ही साथ जो BC के साथ भी CD इक्वल है। ठीक है, सॉरी ये BD होगा, BC के साथ नहीं, BD के साथ भी CD इक्वल है। ठीक है, मतलब इसके साथ ये इक्वल है, सिमिलरली इसके साथ ये भी इक्वल है, सिमिलरली इसके साथ ये भी इक्वल है। तो हमने सिर्फ ये वाला लिया, इसके साथ ये इक्वल लिया और इसके साथ ये इक्वल लिया। लेने के बाद अभी AD जो है उसे हम लिख सकते हैं एंगल BAD लिख सकते हैं।
विच इज इक्वल टू, अभी देखो इस वाले ट्राइंगल में ए डी के साथ बी डी इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। कैसे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साथ इक्वल। तो लिखो एंगल बी ए डी के साथ एंगल डी बी ए या फिर ए बी डी इक्वल होगा, ए बी डी ऑल्सो इक्वल। और यहाँ से बी डी के साथ सी डी इक्वल है, मीन्स इस वाले ट्राइंगल में बी डी के साथ सी डी इक्वल है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है, हो गया इक्वल। अभी ठीक है, अभी हम एंगल बी को, बी ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं। देखो एंगल बी ए डी, बी ए डी जो बात है वो इसे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एंगल ए को मीन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए बी डी कौन सा है, एंगल ए बी डी है ये वाला, ए बी डी। ठीक है, इसको ऐसे ए बी डी ही रखेंगे, विच इज इक्वल टू एंगल ए बी डी एंड डी बी सी। एंगल डी बी सी को क्या लिखेंगे, एंगल डी बी सी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए। अच्छा ये सॉरी सी बी डी को लिख सकते हैं कि सी बी डी को हम कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, सी बी डी को हम कुछ नहीं लिख सकते अभी तक, लेकिन हम डी बी सी को लिख सकते हैं। डी बी सी को क्या लिख सकते हैं, डी बी सी को लिख सकते हैं, अच्छा सॉरी डी सी बी को लिख सकते हैं एंगल बी सी ए। डी सी बी मतलब कौन सा, डी सी बी, ये वाला, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ये वाला एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जो डी सी बी जो बात है वो ए सी बी तो एक ही बात है, इसी एक एंगल को समझा रहा है। तो एंगल डी बी सी एक ही ठीक ही रहेगा, और ये होगा एंगल ए सी बी। ओके, अभी इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी एस सी सॉरी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए बी सी को एंगल ए बी सी ही रखेंगे। एंगल ए सी बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी को, इस वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले एंगल को लिख सकते हैं डी बी सी, एंगल डी बी सी। ओके, डी सी बी, एंगल डी बी सी के साथ इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो ओके, एंगल डी बी सी के साथ इक्वल लिख दिया। लिखने के बाद नाउ तो लिख देते हैं एंगल डी बी सी। अभी एंगल बी एस सी को व्हाट वी कैन राइट, एंगल बी एस सी, एंगल बी एस सी को लिख सकते हैं एंगल ए बी डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिसे लिख सकते हो सिंस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ओके, विच इम्प्लाइज एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी। अच्छा देखो, एंगल ए बी सी मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल ए बी डी मीन्स ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला, और एंगल सी डी बी ये वाला एंगल को मिलकर बनता है 180 डिग्री। अभी 2 इंटू एंगल ए बी सी कैसे हुआ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस एंगल ए बी डी के साथ एंगल सी बी डी को प्लस करेंगे तो हमें एंगल ए बी सी मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं स्टेप लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज एंगल ए बी सी
प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो मैंने इसे कैसे प्रूफ किया, ये देखो एंगल डी बी सी ये वाला एंगल और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इज इक्वल टू कौन सा, अच्छा समझ, इसको थोड़ा सा ठीक से समझाना पड़ेगा मुझे। देखो अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस करता हूँ तो मुझे कौन सा एंगल मिलता है? ऑब्वियसली यू राइट, एंगल ए बी सी, ये पूरा वाला एंगल ए बी सी है, ठीक है ना, बस समझ गए। तो इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो चुका है, तो ये प्रूफ हो चुका है कि जो हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, ठीक है, हो गया। तो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। बाकी का जो क्वेश्चन 26 और 27 है वो आप खुद ट्राई करो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में एक नया चैप्टर शुरू करूँगा, मैं देखता हूँ कौन सा वाला चैप्टर मैं शुरू कर पाऊँगा, ठीक है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।